Suppose you are taking H2O2. H2O2 लिक्विड जो है ना वो स्टेबल नहीं है. H2O2 liquid highly reactive. If you keep sunlight or heat or acid or base, H2O2 will react and give you water and oxygen. तो H2O2 रखोगे तो ऑक्सीजन गैस निकलता रहेगा और बाद में ये पानी हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा. तो H2O2 is not very much stable. So for H2O2 we use a different type of concentration that is called volume strength. Okay. So what do you mean by volume strength? Volume strength we write like this: 15 volume, 10 volume, 22.4 volume, कुछ भी है, anything you can write. X volume we write. So volume strength we are using this term. What does volume strength means? So you can write the definition of volume strength. Okay. The definition I am writing here. The definition of volume strength is like this. The volume strength is defined as the volume strength is defined as the volume strength is defined as the volume of O2 gas, volume of oxygen gas liberated the volume of oxygen gas liberated in liter from 1 liter solution of H2O2 1 liter solution of H2O2 at NTP. Okay. The volume strength is defined as the volume of O2 gas liberated in liter from 1 liter solution of H2O2. मतलब क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका H2O2 1 लीटर लिए, 1 लीटर सोल्यूशन लिए H2O2. ओके, 1 लीटर सोल्यूशन हम लोग लिए. 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन लेने से उसमें से कितना ऑक्सीजन गैस निकल सकता है? ओके, तो ऑक्सीजन गैस कितना निकल सकता है एसटीपी में इन लीटर, वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ. सपोज 1 लीटर लेने से हमारा x लीटर निकलेगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा x वॉल्यूम. समझ में आया कि नहीं? तो 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 अगर ले रहे हैं, अगर 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 ले रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल रहा है वो x लीटर. 1 लीटर सोल्यूशन में H2O2 1 लीटर नहीं होगा. 1 लीटर सोल्यूशन में H2O2 कम होगा, 100 ml हो सकता है, 200, 250, 222 ml समथिंग. तो जितना H2O2 होगा उससे ऑक्सीजन निकलेगा. तो ऑक्सीजन अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच H2O2 is present in 1 liter solution. Whatever is there, from their corresponding x liter of oxygen will come. That is volume strength. ठीक है, हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ. अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी मोलारिटी रिलेशन देखते हैं. ओके, सपोज यू आर टेकिंग, हाँ ये एग्जाम्पल दिया. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है. ये क्या है?
वॉल्यूम मान लो 15 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में 15 लीटर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 15 लीटर, तो 15 वॉल्यूम लिखेंगे। अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन H2O2 ले रहे हैं तो इसमें 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। अगर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा 10 वॉल्यूम। अगर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस निकल रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा 22.4 वॉल्यूम। ओके, तो जितना ऑक्सीजन गैस उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से निकल सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जितना निकल सकता है वही है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आया कि नहीं? हीट के पहले एच न्यू, लाइट, फोटोकेमिकल डिफरेंस। तो सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे, x लीटर निकल रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ x है, तो एक काम करो, इसका 1 मोल अगर लोगे तो कितना मोल ऑक्सीजन गैस निकलेगा? टेल मी। हाँ, नो नो, 1 लीटर 11.2 लीटर कैसे देगा? बोथ आर नॉट गैस ना। If both are gas, then that is possible. No, no, that is also not. One is liquid, one is gas. Both are not gas. And 1 mole gives you half mole. This is possible. 1 mole can give you half mole. 1 mole gives you half mole. This is possible. तो अगर 1 मोल हाफ मोल दे रहा है, 1 मोल मतलब कितना ग्राम है? 34 ग्राम। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, चिंता मत करो। पहले देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी रिलेशन, मोलारिटी रिलेशन। ठीक है, 1 लीटर 1 मोल लेंगे तो 34 ग्राम होगा। 34 हाफ मोल मतलब कितना वॉल्यूम होगा? ये 11.2 लीटर होगा। हाफ मोल लेंगे तो 11.2 लीटर वॉल्यूम निकलेगा। सही है। अगर 34 ग्राम ले रहे हैं, 11.2 लीटर निकला, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्स है तो एक्स लीटर निकला है। तो एक्स लीटर निकलने के लिए कितना वेट होना चाहिए? 34/11.2 इंटू एक्स। सही है कि नहीं? बोलो, टेल मी। 30 34 divided by 11.2 into x कितना होगा? So this is the weight. Suppose volume strength is x, then weight is this much. If volume strength is x, weight is this much, then what is normality? So normality is weight by gram equivalent weight into 1 by volume in liter. तो weight कितना है इसका? इसका weight है 34x divided by 11.2 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट कितना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर होगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर इसका 2 होगा, क्योंकि ये -1 है, ये 0 है, तो चेंज इज 1 इंटू 2 2। तो ये एन फैक्टर 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर, हम लिए हैं 1 लीटर में। तो इसका नॉर्मलिटी आ रहा 34 कैंसिल, x बाई 5.6। तो इसका नॉर्मलिटी आ रहा है x बाई 5.6। अगर नॉर्मलिटी x बाई 5.6 है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ x कितना होगा? 5.6 इंटू नॉर्मलिटी होगा कि नहीं? बोलो,
1 लीटर सोल्यूशन हम ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ x वॉल्यूम है, मतलब क्या होगा, x लीटर निकलेगा ऑक्सीजन उसमें से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये डेफिनेशन वही बोलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ x होगा, मतलब इसका मतलब है इसमें से x वॉल्यूम निकलेगा, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। सही है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब इससे x निकलेगा, x निकलेगा, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, x लीटर निकलेगा। तो हम क्या जानते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में x लीटर निकलेगा, ये है। तो हम जानते हैं 34 ग्राम में 11.2 लीटर निकलता है। तो अगर x लीटर निकला तो कितना ग्राम होगा, इतना ग्राम होगा। अगर वेट मिल गया तो हम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलिटी कितना होगा, वेट बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/v लीटर। तो वेट कितना है, 34x बाई 11.2, ये हो गया वेट। बाई इक्विवेलेंट वेट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर 34/2 इंटू 1/वॉल्यूम इन लीटर 1/1। तो ये सब कट हो गया, x/5.6 आया। तो x हो गया 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो कुछ नहीं करना है, ये याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है बस। लेकिन नॉर्मलिटी क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो इसका एन फैक्टर 2 इंटू मोलारिटी, तो ये आएगा 11.2 इंटू मोलारिटी। बस खत्म, इतना ही याद रखना है बस यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन वॉल्यूम स्ट्रेंथ में देता है तो नॉर्मलिटी में चेंज करो और सॉल्व करो, यही है, और कुछ नहीं है। क्लियर है। नहीं तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन दे सकता है कि 2 लीटर सोल्यूशन लिए, उसमें से कुछ वॉल्यूम ऑक्सीजन इतना निकल रहा है। तो वो 2 लीटर सोल्यूशन जो है, वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उतना कॉन्सेंट्रेशन टाइट्रेशन हो रहा है। तो टाइट्रेशन होने से फिर उसका जो टाइट्रेशन होगा उसमें किसी का मोलारिटी ऊंचा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, सिंपल क्वेश्चन। 10 वॉल्यूम ऑफ 10 ml H2O2 is titrated with don't titrated with 20 ml of camenophore solution. Find molarity and normality of camenophore। करो, ये सॉल्व करो। 10 वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसको ऐसे ही लिखते हैं, VOL लिखते हैं।
आ रहा है आंसर? एनीबॉडी इज गेटिंग? देखते हैं। 10 वॉल्यूम है, x इज 10, तो नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 कितना आएगा? H2O2 का नॉर्मलिटी x/5 में। नहीं, वही सोल्यूशन का 10 ml लिए ना। Concentration will be same. Stock solution is 1 liter. From that 10 ml is taken. So concentration will remain same. So we will get normality H2O2 आ गया, तो नॉर्मलिटी आ गया, तो जब टाइट्रेशन होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, सही है। तो N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 कितना है? 10/5.6। वॉल्यूम कितना होगा इसका? 10। तो N2 केमेनोफोर का और उसका वॉल्यूम कितना है? 20। तो नॉर्मलिटी कितना आएगा? 10 10 100 25, तो 5/5.6 आएगा नॉर्मलिटी। सही है कि नहीं? टेल मी। हाँ, तो मोलरिटी कितना आएगा? नॉर्मलिटी बाय एन फैक्टर इज 5, तो ये आएगा 1/5.6। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये डेफिनेशन याद करो, ये रिलेशन याद करो, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। एसिडिक मीडियम में Mn2+, अगर एसिडिक मीडियम है तो Mn2+। क्वेश्चन में बोल देगा एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम, बोल देगा क्वेश्चन में। पार्डन? बेसिक मीडियम में MnO2 होता है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में MnO4 2- होता है। हाँ, ये MnO2 होता है, ये वीकली बेसिक मीडियम में। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में लेने से MnO4 2- होता है। ओके, वीकली बेसिक मीडियम में फर्स्ट होता है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में सेकंड होता है, और एसिडिक मीडियम में Mn2+ होता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं परसेंटेज ऑफ SO3। तो उसके बाद लिखो परसेंटेज ऑफ SO3 इन वॉल्यूम। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना। पहले समझ लो वॉल्यूम क्या है। H2H2O7, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। H2H2O7 को वॉल्यूम बोलते हैं। ये अगर वॉल्यूम हो गया तो इसको, ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में SO3 और
H2SO4 मिल के रहता है। हाँ हाँ, मेंस में भी है, एडवांस में भी है। तो पर्सन, हाँ, टेल मी। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, है। मेंस में भी आता है, आजकल आता है मेंस में। पहले नहीं आता था, अब 3-4 साल से आ रहा है। तो H2H2O7 ओलियम जो है, SO3 और H2SO4 दोनों को मिलाने से आएगा। SO3 H2SO4 को ऐड करने से H2H2O7। तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में जो SO3 रहेगा, जो कि फ्री में रहेगा और वो कंबाइन नहीं होगा, मतलब H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में रहेगा ऐसे ही। तो उसको बोलते हैं फ्री SO3 इन वॉल्यूम। ओके। हमें कैसे कैसे पता चलेगा कितना SO3 है कितना नहीं है? तो हमें पता चलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम में वाटर ऐड करोगे, मतलब H2H2O7 इसमें अगर वाटर ऐड कर दिए तो क्या होगा, इसमें जो SO3 है वो SO3 वाटर से रिएक्ट करेगा और देगा H2SO4। SO3 वाटर से रिएक्ट किया, H2SO4 हुआ, ऑलरेडी H2SO4 एक था, तो 2H2SO4 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2SO4 प्लस SO3 प्लस H2O, इसको ऐसे लिख दिए। अगर इसको ऐसे लिख दिए तो इसमें क्या आएगा, H2SO4 आएगा, प्लस इसका भी H2SO4 है, तो 2H2SO4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, हम जब सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, वो लेते हैं सल्फर को ऑक्सीजन में रिएक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम वाटर देते हैं, तो क्या होता है, H2SO4। हाँ हाँ, SO3 से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, लेकिन ये रिएक्शन होने के साथ साथ, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, कुछ SO3 रह जाता है, वो H2SO4 से कंबाइन करके H2H2O7 ओलियम बन जाता है। ओके। अब ओलियम में कितना SO3 है वो जानने के लिए हम लोग वाटर ऐड करेंगे। ठीक है। सपो हाँ, एक्जोथर्मिक है, इंडस्ट्री में होता है, कंट्रोल करके करते हैं। ठीक है, सही है। तो ओलियम इज लेबल्ड X%। तो ओलियम का एक लेबलिंग होता है, कोई भी ओलियम है आपको बोतल में, ओलियम इज लेबल्ड लेबल्ड एज X%। तो ओलियम कुछ लेवल होता है, X% लेवल होता है। ओके। ओलियम लेवल्ड एज X%। X% ओलियम लेवल हुआ, उसका मतलब क्या है, मीन्स इसका मतलब ये है 100 ग्राम ऑफ ओलियम, 100 ग्राम ऑफ ओलियम when added
with when added with water will produce x ग्राम of H2SO4। समझ में आया? कोई भी ओलियम का एक लेबलिंग होता है, उसमें x परसेंटेज लिखते हैं और x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 100 होता है। सही है? क्यों ग्रेटर देन 100 होगा? अरे 100 ग्राम में अगर कुछ ऐड करेंगे तो 100 से ज़्यादा होगा ना। बोलो। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओलियम जो है, ओलियम का 100 ग्राम लेते हैं, उसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं, H2O। तो वाटर ऐड करने से हमारा H2SO4 जो आता है वो हो गया x ग्राम। 100 ग्राम में कितना ऐड करने से x ग्राम आएगा? बोलो। 100 प्लस वाट इक्वल्स टू x। तो इसमें हम लिख सकते हैं x माइनस 100। नहीं, तो 100 प्लस x माइनस 100 करेंगे तो माइनस 100 प्लस 100 कैंसिल हो गया, x आएगा ना। ठीक है? तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड शुड बी x माइनस 100। तो ये डेफिनेशन याद करो, याद रखो। Volume is labeled x percent means 100 gram of volume when added with water will produce x gram of H2SO4. That is the definition of volume. Okay. तो how much water added? माने x minus 100 gram of water added. तो ये रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन SO3 प्लस वाटर, ये बेसिक रिएक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे H2SO4 H2SO4 कैंसिल कर देंगे तो ये होगा H2SO4। ठीक है? अगर वॉल्यूम 100 ग्राम है तो SO3 तो ऑब्वियसली 100 से कम होगा ना। बोलो। वॉल्यूम 100 ग्राम होगा तो SO3 क्या 100 होगा ना, उससे कम होगा। हाँ, तो वॉल्यूम में SO3 है तो कुछ तो H2SO4 होगा ना। तो अगर SO3 है, SO3 लेस देन 100 होगा। तो अभी हम वाटर क्या किए, x माइनस 100 ऐड किए। तो अगर हम वाटर वॉल्यूम में ऐड करते हैं, इसका एक मोल इसका एक मोल से रिएक्ट करता है। इसका एक मोल होता है 80 ग्राम और इसका एक मोल होता है 18 ग्राम। ये अगर 80 ग्राम, ये 18 ग्राम से रिएक्ट करता है। अभी ये कितना रिएक्ट किया? x माइनस 100। तो x माइनस 100 ग्राम कितना ग्राम SO3 से रिएक्ट करेगा? बोलो। 80/18 इंटू x माइनस 100। तो मतलब वेट ऑफ SO3 होगा 80/18 इंटू x माइनस 100। इतना ग्राम होगा इन 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम, इन 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें परसेंटेज ऑफ SO3, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ SO3 इन वॉल्यूम कितना हो रहा है? बोलो। परसेंटेज वेट बाय वेट, अगर ये 100 में है तो परसेंटेज कितना होगा? सपोज 100 मार्क्स से 96 मिला तो कितना परसेंटेज है? अगर हाँ, इसमें आंसर आएगा 80/18 इंटू एक्स माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। सही है कि नहीं?
सपोज 50 में से 49 मार्क्स मिला, स्कूल में एग्जाम हुआ, 50 में से 49 मार्क्स मिला, तो कितना परसेंटेज है? 98%। तो ऐसे ही करना है। तो ये अगर आउट ऑफ 100 होगा, डिवाइड बाय 100 टोटल इंटू 100, तो वही होगा परसेंटेज weight by weight of SO3 in oleum। 180 by 18 इंटू एक्स माइनस 100। एक्स क्या है? एक्स है ओलियम का लेवल्ड, ओलियम लेवल्ड है एक्स। ठीक है, सही है। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन में पूछूंगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करो। ओलियम दिया गया कि 118% ओलियम दिया है, 118%। तो परसेंटेज ऑफ SO3 हाउ मच? टेल मी। यस, सपोज 109%, 9% दे दिया, इसको मैं चेंज कर दिया 109। आप बोलो। समझ में आएगी नहीं? इसमें 118, एक जगह में 118 पुट करो तो 80% आएगा। यहाँ पे 109 पुट करो तो 40% आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और तो 200 नहीं होगा फिर? हाँ, मैक्सिमम लिमिट, वो लिमिट बताओ। हाँ, तो आप बोलो ओलियम का मैक्सिमम कितना परसेंटेज लेवल कर सकते हैं? व्हाट शुड बी मैक्सिमम? मैं एस मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम को लेवल करेंगे 122.5%। मिनिमम कि मिनिमम कितना कर सकते हैं? 100। मिनिमम मतलब SO3 नहीं है, SO3 जीरो है। ठीक है, मतलब नहीं नहीं नहीं, ओलियम में थोड़ा सा रहेगा। तो हम तो वहां से स्टार्ट करेंगे ना। अब ये जो वैल्यू होगा वो 100 से ऐसे होगा। हाँ, वही मैं पूछने वाला हूँ। 122.5 अभी कैसे पता चला? कैसे आया ये वैल्यू 122.5? हाँ, तो परसेंटेज SO3 100 कर दो, इसको 100 करके सॉल्व करो। इसको मान लो 100 कर दो, तो एक्स कितना आ रहा है देखो। तो ये अगर SO3 पूरा है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड गायब हो गया कहीं पे, SO3 100% है, तो इसको 100 करके सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 1800/80, 1800/80 प्लस 100, तो एक्स होगा। तो 122.5 से ज़्यादा हो नहीं सकता ओलियम का परसेंटेज। तो ये परसेंटेज 100 से ज़्यादा होगा, 122.5 से कम होगा। ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो ओलियम। तो ये अजीबो गरीब लग रहा है नहीं? क्योंकि हाँ, क्योंकि ओलियम जो है 100% से ज़्यादा कैसा है? ये क्या है? एक नया
एक्सप्रेशन है, लेकिन ये हम लोग साइंटिस्ट यूज करते हैं, तो हम लोग साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देके इसको भी यूज करेंगे। ये मेरे को, मैं जब पहली बार पढ़ा मेरे को लगा कि ये सब ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। तो एक्चुअली हाँ, 100% होने से उसका लेवल्ड 122.5% हो जाएगा। और तो ओलियम नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ओलियम मतलब दोनों रहेगा, H2SO4 भी रहेगा और SO3 भी रहेगा, ओलियम। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गैस और लिक्विड दोनों मिक्स कर, गैस लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, हो गया तो कंप्लीट। हाँ बोलो। मिनिमम माने SO3 को जीरो कर दो, मैक्सिमम SO3 को 100% कर दिया, मतलब वो होगा नहीं, उसका बीचों बीच होगा ना, हम लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं। तो SO3 को जीरो कर दो, यहाँ पे जीरो लिख दो। तो जीरो तभी होगा जब x इज इक्वल टू 100 होगा, और SO3 को 100 कर दो तो मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम इसको सॉल्व करने से ये आएगा 1800/80 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने से 122.5 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये चैप्टर हो गया फिर। और हार्डनेस ऑफ वाटर तो हाइड्रोजन फैमिली में रहेगा, उसका थ्योरी पहले पढ़ना है। हार्डनेस क्या है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस। तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो 100% समझ में आएगा। अभी हम लोग कर सकते हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए वेट करो, हाइड्रोजन फैमिली पढ़ा देंगे, उसके बाद हार्डनेस का क्वेश्चन करा देंगे। इजी है, हार्डनेस का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, उसमें एक दो फॉर्मूला है बस। देखो एस ब्लॉक, सुनो, एस ब्लॉक में एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा, नहीं तो उसको मैं पढ़ा के वीडियो रिकॉर्ड करके लोड कर दूंगा, क्योंकि एस ब्लॉक देखो इतना समझने वाली चैप्टर नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो एक्चुअल लर्निंग चैप्टर नहीं है। एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। मेमोरी बेस्ड चैप्टर जो है वो एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर एक बार समझ गए तो याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा, लेकिन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करोगे तो फुल मार्क्स आएगा। तो मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, उसको रिवीजन करना है और पढ़ना है। ठीक है। तो उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा, नहीं तो उसको पढ़ा के मैं रिकॉर्ड करा लूँगा, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। ओके। तो उसके बाद मैं क्या करूं अभी बोलो। फेज 3 में है। फेज 2 में टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है, और नाइट्रोजन फैमिली है, बोरोन फैमिली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत है, बोरोन नाइट्रोजन ऐसे कुछ है। ठीक है। तो अभी मैं क्लोज करता हूँ ये चैप्टर का, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेन क्लास में उसको कराएंगे। अब हाँ हाँ हाँ, जितना पढ़ाया गया एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है। तो अभी क्या करो, गैसियस स्टेट में स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट।
गैसीय स्टेट में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या क्या है? तो ये तो तुम लोग 7th क्लास से पढ़ रहे हो, गैसीय स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या क्या है बताओ। फर्स्ट, एक्सपांस एक्सपांसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसीय स्टेट का हाई होता है, वेरी हाई। सॉलिड लिक्विड एक्सपांड होता है और सॉलिड लिक्विड कंप्रेस मिनिमम होता है, लेकिन गैस बहुत हाई होता है। और क्या प्रॉपर्टीज है? डिफ्यूजन होता है, गैसीय स्टेट हाईली डिफ्यूज करता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस इज नोन एज डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ टू गैस मतलब डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड मतलब डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन गैसीय स्टेट में हाई होगा। ओके। गैस, तो वैक्यूम में गैस लीक आउट हो रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर एक स्मॉल होल से निकल रहा है तो इसको इफ्यूजन बोलते हैं, इफ्यूजन। स्मॉल होल से निकल रहा है तो इफ्यूजन बोलते हैं। नहीं तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर गैस एयर से मिक्स हो रहा है तो डिफ्यूजन बोलेंगे। नहीं तो दो गैस मिक्स हो रहा है तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। अगर एक स्मॉल पॉइंट से निकल रहा है उसको इफ्यूजन बोलेंगे। वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में है, वो आगे आएगा। तो ये डिफ्यूजन दिखाएगा और गैस दिखाएगा प्रेशर। ठीक है। तो गैस जो है वो प्रेशर हर डायरेक्शन में दिखाएगा। गैस का प्रेशर क्यों आता है? ड्यू टू फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है ना। तो गैस का प्रेशर जो आता है, pressure is due to bombardment of the gas molecules on the walls of the container exerts some force, and that force per unit area is known as pressure. तो गैस का प्रेशर रहेगा। ओके, क्लियर है? और क्या गैस का प्रॉपर्टी है? और गैस का थर्मल एनर्जी है। गैस का थर्मल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी गैस का रहता है, हाई होगा। थर्मल एनर्जी गैस का कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा, हाई थर्मल एनर्जी होगा। गैस का नो डेफिनाइट शेप एंड साइज। गैस का डेफिनाइट शेप और साइज नहीं है। yes. तो गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी लेस और नॉट देयर, वी कैन से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक, वेरी वीक। ओके। तो गैस का ये सब प्रॉपर्टीज रहेगा। इसमें जो प्रेशर हम यूज कर रहे हैं, प्रेशर का क्या क्या यूनिट है? यूनिट ऑफ प्रेशर बोलो। यूनिट ऑफ बार, एटीएम, पास्कल, पास्कल और मिलीमीटर और एच जी, टर और
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन। हाँ, 1 पास्कल 1 न्यूटन, ये जानना है क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। तो 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है 1 टर्न। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो होता है 760 mm ऑफ एच जी और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, और तो कैसे हुआ, अगर सी लेवल पे कोई कंटेनर में रखोगे, एक ट्यूब रख दिए, एक ट्यूब रख दिए और यहाँ पे मर्क्यूरी रखे, तो यहाँ पे मर्क्यूरी रख रहे हैं, तो ट्यूब में जो हाइट मर्क्यूरी रहे आएगा, मतलब हम लोग यहाँ पे फुल मर्क्यूरी रखे थे, उसको इन्वर्ट करके यहाँ पे मर्क्यूरी है उसमें डाल दिए, पोर कर दिए, तो देखोगे कि जो मर्क्यूरी का हाइट इतना 76 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब एयर यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, उसके वजह से मर्क्यूरी ये जो ट्यूब का ऊपर आ जा रहा है, वो मर्क्यूरी में 76 सेंटीमीटर आया। तो प्रेशर ऑफ एयर को 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ एच जी या 760 टर बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 760 टर। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। लेकिन हम थर्मोडाइनमिक्स में 1 एटमॉस्फेयर को स्टैंडर्ड नहीं मानते, 1 बार को स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, 1 बार होता है 0.987 एटमॉस्फेयर। ये कहाँ से आया, देखो, अगर 1 एटमॉस्फेयर इतना 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी होगा तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट कितना होगा, बोलो। तो 1 एटमॉस्फेयर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, जान 1.01325 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। वो कैसे पता चला, देखो प्रेशर क्या होता है, एच रो जी जानते हो कि नहीं, एच इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर तो मर्क्यूरी के वजह से आया। हम लोग मर्क्यूरी को प्रेशर के लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, 7th क्लास में पढ़े। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं, उसमें 5 इसका पॉइंट्स दिया। मर्क्यूरी ग्लास में दिखता है, मर्क्यूरी का जो भी मेटालिक लुस्टर है उसके वजह से इसका विजिबिलिटी अच्छा है। मर्क्यूरी हैवी हाई डेंसिटी लिक्विड है। ठीक है, तो कम हाइट में हम लोग ज़्यादा प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट्स था, मर्क्यूरी को यूज करते हैं। तो कितना मीटर्स ऑफ H2, हाँ यहाँ से आ जाएगा ना, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी डाल यूज करो, आ जाएगा। तो एच कितना है प्रेशर, अगर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो एच है 76, तो इसको 0.76 मीटर ले लो। डेंसिटी क्या है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब कर दो, इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आएगा। जानते हो कि नहीं, 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, और 1 केजी 1000 ग्राम। ठीक है, सो 1000 बाई 10⁻⁶
मीटर क्यू कर दो 10⁻⁻⁶, इधर 10⁻⁻3, तो ऊपर आ गया 10⁻3 आ गया। कर सकते हो ना कन्वर्सन, ये जानते हो कि नहीं? हाँ, तो ये केजी पर मीटर क्यू हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 या 9.8 ले लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, क्लियर है? तो 1 एटमॉस्फेयर इतना पास्कल है। अगर इसको हम इसमें मेजर करेंगे पानी में, तो कितना होगा देखो। तो पानी में मेजर करने से H1 रो जी इक्वल टू H2 रो जी कर दो, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम प्रेशर में कितना हाइट जाएगा पानी का। तो H1 मरकुरी में जाता है 76, एक एटमॉस्फेयर ले रहे हैं हम, 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं, तो उसका हाइट, इसका जो डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी जी दोनों में सेम है, कैंसल्ड। तो इसका वाटर का H2 कितना होगा, H2 इंटू वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, तो H2 आएगा 13.6 इंटू 76, ये मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, हाँ, कोई भी लिक्विड में अगर प्रेशर सेम प्रेशर लेना है तो उसका हाइट कितना होगा। देखो, अगर वाटर से प्रेशर मेजर करेंगे तो हाइट कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया देखो। तो अगर थर्मोमीटर के जगह हम कोई दूसरा लिक्विड लेंगे, कोई भी लिक्विड, तो थर्मोमीटर का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें थर्मोमीटर जो छोटा पॉकेट में लेके घूमते हैं, पॉकेट थर्मोमीटर, उसके जगह हमें बड़ा बड़ा लंबा लंबा बम्बू लेके घूमना पड़ेगा। ठीक है, इतना लेंथ आएगा, इतना बड़ा बड़ा लेंथ आएगा, तो बड़ा बड़ा स्टिक लेके घूमना पड़ेगा। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर इसलिए अच्छा है कि हाई प्रेशर लो माने लेस लेंथ में मेजरमेंट कर लेता है। क्लियर है? तो ये सब जानते हो, ये जनरल है, दीज ऑल आर जनरल एक्सप्रेशन, आई थिंक यू नो। तो ये जो आया 1 एटमॉस्फेयर इतना पास्कल आ रहा, तो इसको लिखेंगे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। लेकिन बार, एक बार हम ले लिए, बार को 10⁵ पास्कल को एक बार ले लिए, मतलब क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना पास्कल, ये पास्कल को बार ले लो। हाँ, 1.01325 बार ले लिए। और हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टैंडर्ड नहीं लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है कि 1 बार को स्टैंडर्ड लो। ठीक है, पहले एटमॉस्फेयर को लेते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, 1 बार को स्टैंडर्ड ले रहे हैं, क्योंकि कन्वीनियंस रहेगा 1 बार 10⁵ पास्कल। तो अगर 1 बार 10⁵ पास्कल, तो 1 बार हाउ मच एटमॉस्फेयर, तो 1/दिस अगर करोगे अराउंड 987 आएगा एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? तो प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, हाउ वी मेजर प्रेशर। तो प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं मैनोमीटर में। मैनोमीटर एक होता है इंस्ट्रूमेंट, मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो हमारा मैनोमीटर दो प्रकार का होता है, एक तो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, है कि नहीं? तो ये बुक्स में है प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो ये मैनोमीटर है, ये मान लो ऐसा है मैनोमीटर। .
तो ये लेंथ कितना तक जाएगा जितना प्रेशर मेजर करना है। पहले यहाँ पे गैस रहेगा, स्टॉपर रहेगा, बंद रहेगा, मतलब गैस आया नहीं बाहर। यहाँ से हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी रख देंगे। यहाँ से मर्क्यूरी रख के दोनों हाइट सेम रहेगा पहले। फिर क्या करेंगे, जब हमें गैस का प्रेशर मेजर करना है तो उसका स्टॉपर खोल देंगे। स्टॉपर खोल दिए तो क्या होगा, तो वो गैस मर्क्यूरी का ऊपर प्रेशर डालेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, क्लोज्ड एंड है, ठीक है। तो क्लोज्ड एंड में वैक्यूम रहता है, तो वैक्यूम रहेगा तो ये जो गैस निकलेगा मर्क्यूरी को ढक लेगा और नीचे भेज देगा। यहाँ नीचे हो गया तो यहाँ लेवल ऊपर हो गया। तो यहाँ तो वैक्यूम है ना, तो ये वैक्यूम होने से इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, मर्क्यूरी क्लोज है। तो ये जो हाइट आया ये हाइट हो गया उसका गैस का प्रेशर, क्योंकि ये इसको ओपन कर दिया हम। ये क्लोज था, हम ओपन कर दिए गैस यहाँ से आके इसको प्रेशर डाल रहा है। तो प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सही है, समझ में आ गया। लेकिन हाई वैक्यूम क्रिएट करना आसान नहीं है, और ये जो थर्मोमीटर है इसको मेंटेनेंस करना मुश्किल है, कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। ओके, तो हम ओपन एंड मैनोमीटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लोज एंड। ये इजी है, इसका मेंटेनेंस कम रहता है, सिंपल है, इसका प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है। तो हाँ, ये क्लोज्ड एंड लिखना पड़ता है नहीं तो। अब ओपन एंड में क्या है, वो साइड ओपन होगा। ओपन होने से क्या है, एयर भी उसका ऊपर प्रेशर डालेगा। सपोज मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, स्टॉपर ओपन हो गया तो गैस आ गया, गैस आने से यहाँ से आके यहाँ पे मर्क्यूरी था यहाँ तक चला गया। ओके, तो ये जो डिफरेंस इन हाइट आया इसमें एच डैश आया। तो अब ये बताओ, सेम गैस लिए, सेम अमाउंट ऑफ गैस लिए, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ गैस दोनों में लिए, तो क्लोज एंड में हाइट ज़्यादा होगा कि ओपन एंड में हाइट ज़्यादा होगा? क्लोज एंड में ज़्यादा होगा, क्योंकि वैक्यूम का कोई प्रेशर नहीं होगा। लेकिन यहाँ ओपन एंड में क्या होगा, एयर प्रेशर डालेगा, तो एयर प्रेशर डालेगा तो ये पीछे चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, 76, मतलब एयर का प्रेशर प्लस एच डैश सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसमें एयर का प्रेशर ऐड कर देंगे, 76 प्लस एच डैश सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गैस लिया, स्टॉपर खोल दिया, तो क्या हुआ मालूम है, ये जो एच था, एच ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया, एच नीचे चला गया। ठीक है, इसमें ये लेंथ फिक्स होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एच थोड़ा सा नीचे आ गया, ये जो लेवल है मर्क्यूरी का, ये लेवल से नीचे आ गया थोड़ा, इतना होना चाहिए था, इतना हो गया, माइनस आ गया। ये एच डैश प्लस आया, मतलब ये दोनों का डिफरेंस ऊपर जाता है तो प्लस, ये नीचे आ गया, ये आ गया -10 सेंटीमीटर आ गया सब कुछ। तो इसका प्रेशर कितना होगा, 76 प्लस 10 या 76 माइनस 10?
76 माइनस 10। सही है कि नहीं? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि एयर का प्रेशर ज़्यादा है। अगर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मरकुरी नीचे चला जाएगा। एयर का प्रेशर कम होगा, गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मरकुरी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मरकुरी अगर इसका अंदर घुस जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा तो हम नहीं कर सकते। जो यहाँ तक रहना है मरकुरी, इसका एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे, यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ से कम आ सकता है, यहाँ से ज़्यादा आ सकता है। तो ये जो नॉर्मली क्या होता है, गैस का प्रेशर एयर से ज़्यादा रहता है। ये कम केस में होता है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल केस लिया। अगर ऐसे होगा तो, अगर ऐसे होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये, पार्डन, हाँ जीरो हो जाएगा। कभी कभी जीरो हो जाता है, वो भी पॉसिबल है। सही सोच रहे हो। तो इसको हम जीरो भी कर सकते हैं। अगर गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो मरकुरी कहीं नहीं जाएगा। पहले तो जीरो में रहेगा, फिर बाद में भी जीरो में रहेगा। मरकुरी का लेवल नहीं होगा। नॉर्मली मरकुरी का लेवल ऊपर उठता है। हम 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, यही करते हैं। 10 एटमॉस्फेयर, 2.5 एटमॉस्फेयर, 15 एटमॉस्फेयर लेते हैं, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है, ये तुम लोग जानते हो। जो लोग भूल गए हो थोड़ा देख लो, रिवीजन कर लो बस। तो अभी तक गैस स्टेट स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट करेंगे गैस स्टेट। बॉयल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो बीच में पढ़ा देंगे, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स, इसमें तो एक ही केस हो सकता है, वो है ये जो गैस यहाँ निकलेगा, यहाँ गैस है ना, ये तो वैक्यूम है, ये कोई प्रेशर नहीं है इसका। तो इसको ओपन करेंगे तो ये प्रेशर डालेगा मर्क्यूरी के ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा ना। जितना हाइट जाएगा वही प्रेशर होगा ना। जब स्टॉपर बंद होगा तो दोनों लेवल सेम होगा ड्यू टू वेट। लेकिन स्टॉपर ओपन कर देंगे, यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर जीरो है तो मर्क्यूरी ऊपर उठ जाएगा ना। यहाँ पे तो जीरो प्रेशर है मर्क्यूरी पे, यहाँ पे गैस का प्रेशर है, तो मर्क्यूरी ऊपर उठ जाएगा। तो जितना हाइट उठेगा वही तो प्रेशर ऑफ द गैस होगा ना। क्लियर है? हो गया कंप्लीटेड। सब बेसिक चीज है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है? रॉबर्ट बॉयल्स 1886 में वो बताए थे
कि the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. गिवन मास मतलब मास कांस्टेंट, मास मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो टी और एन कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ओके, सेम गैस को दूसरा कंटेनर में रख दिए जिसका वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन लाते हैं कि अगर वॉल्यूम लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो के बाई पी, तो क्या आएगा? पी वी इज इक्वल टू के, मतलब P1, हाँ, P2 V2 ऐसे चलता रहेगा, इज इक्वल टू के। तो ये फॉर्मूला बॉयस लॉ में अप्लाई करते हैं, लेकिन याद रखो कंडीशन, इस कंडीशन में ये वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर? तो अभी बॉयस लॉ पे मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन, हाँ, के कोई भी लेटर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं छोटा लिख रहा था। स्मॉल लेटर लिखो या कैपिटल लिखो, मैं स्मॉल लिखा हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, एक क्लोज ट्यूब लिया हम लोग, क्लोज ट्यूब, वन क्लोज ट्यूब यू हैव टेकन। ठीक है, तो क्लोज ट्यूब लिए, तो बीच में कहीं पे मर्क्यूरी है, तो बीच में मर्क्यूरी है, ये ट्यूब का टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी कलम का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो बीच में जो है, ये जो है इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, इसका अंदर कोई गैस है। अच्छा, ट्यूब को ओपन ले लिए, ओपन कर देंगे, यहाँ पे ओपन। ठीक है, हम लोग ओपन ट्यूब लिए। अगर ओपन ट्यूब लिए और इसको यहाँ पे रखे तो गैस मर्क्यूरी है यहाँ पे, इधर ओपन है, इधर 40 सेंटीमीटर है, उसका अंदर गैस ट्रैप हो गया। अब हम लोग क्या किए, इसको लेके ट्यूब को ऐसे रख दिए। नंबर वन, ट्यूब को क्या किए, ऐसे रख दिए, तो मर्क्यूरी रहेगा कहीं पे, तो ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ जिसमें गैस रहेगा, L1। नंबर टू, हम लोग क्या किए, इसको अपसाइड डाउन कर दिए, उल्टा दिए, तो अगर अपसाइड डाउन किए, मर्क्यूरी बाहर नहीं आया, यहाँ पे कहीं पे आ गया, यहाँ पे कहीं पे आ गया, तो ये जो लेंथ होगा कितना होगा, उसको L2 मैंने लिया, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे 40 है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या किए हम लोग, थर्ड में हम लोग इसको इंक्लाइन रख दिए, ऐसे करके इंक्लाइन करके रख दिए, इंक्लाइन करके रख के, ये जो इंक्लाइन किए वो इंक्लाइनेशन का एंगल है 45 डिग्री। तो मर्क्यूरी यहाँ पे कहीं आया। ठीक है, तो अभी इसका लेंथ हो गया L3, हमें L3 निकालना है, तो फोर्थ हो गया। अब मर्क्यूरी का जो है उसका
जो है ऐसे, उसको हम लोग ऑफसाइड डाउन कर दिए। वो सेम इंक्लाइन 45 डिग्री, लेकिन ऑफसाइड डाउन कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मर्क्यूरी यहाँ पे कहीं आ गया, तो जो गैस है उसका लेंथ हो गया L4। तो अभी L4 कितना होगा कैलकुलेट करना है। मेरे को बताओ L1 L2 L3 L4 कितना होगा, सॉल्व करके बताओ एंड टेल मी। नहीं, इक्वल नहीं होगा तभी तो क्वेश्चन बना। अगर इक्वल होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता। L1 L3 सेम नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ। सेम तो होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। इसमें सब सब L1 L2 L3 L4 ऑल विल बी डिफरेंट। क्वेश्चन जो दिख रहा है ऐसे ही हम लोग रखे पहले। फर्स्ट केस में जो टेस्ट ट्यूब माने एक ट्यूब था, ट्यूब में बीचों बीच 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। ये है मर्क्यूरी, ओके, यहाँ पे मर्क्यूरी है। तो इसका नीचे है कोई गैस, जिस जो 40 सेंटीमीटर में उसका प्रेशर एडजस्ट करके रहा है। यहाँ पे मर्क्यूरी है और ये ओपन है, सब ओपन वेसल है। तो इसको क्या किए हम लोग, इसको हॉरिजेंटल रख दिए, वर्टिकल था हॉरिजेंटल कर दिए, फिर उलट उलट दिए, उसको अपसाइड डाउन कर दिए। तो जो लेंथ में गैस था वो गैस चेंज हो गया, सबका लेंथ चेंज हो गया। तो सबका लेंथ चेंज हो गया, फिर उसको 45 डिग्री ऐसे रख दिए, वो फिर भी लेंथ चेंज हुआ, फिर इसको अपसाइड डाउन 45 डिग्री रखे। तो ये जो लेंथ जिसमें गैस रहेगा वो लेंथ फाइंड करना है चार केसेस में। L1 क्या किए, 86 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 76। हाँ सही है, यस बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट। कौन बोल रहा है, नाम क्या है? और 3 में, 3 और 4? तो ये देखो है, मैं लास्ट इसको हुआ कि नहीं बोलो।5√2 ऐड किए क्या?
76/√2 क्यों होगा? 76 साइन थीटा। मर्क्यूरी का होगा ना फिर। आ रहा है कि सॉल्व करें? देखो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हम्म मर्क्यूरी का लेंथ 10 रहेगा सब में। देखो अगर यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तो लिक्विड है ना, मर्क्यूरी का प्रेशर इज ड्यू टू वेट, वो डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे गैस क्या करेगा, इसका ऊपर प्रेशर डालेगा। अगर नहीं डालेगा तो मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा ना। और एयर भी प्रेशर डाल रहा है इस तरफ, ये एयर का प्रेशर है, ये मर्क्यूरी का प्रेशर है, ये गैस का प्रेशर है। तो जब भी हम लोग फोर्स, फिजिक्स में फोर्स अप्लाई करते हैं उसका डायरेक्शन लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, है कि नहीं। और सभी फोर्स को बैलेंस करते हैं बाय सीइंग द डायरेक्शन। कौन सा फोर्स के साथ बैलेंस होगा, बाय सीइंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पे गैस क्या कर रहा है, मर्क्यूरी को झेल रहा है और एयर को भी झेल रहा है। तो गैस दोनों को पुश करके रख रहा है। मर्क्यूरी चाह रहा है एयर का, गैस का ऊपर गिरे, एयर भी उसको बोल रहा है तुम अंदर चले जाओ। एयर मर्क्यूरी का ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मर्क्यूरी गैस का ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ऑफ एयर होगा। होगा कि नहीं बोलो। क्योंकि मर्क्यूरी डाउनवर्ड ही होगा हमेशा, मर्क्यूरी अपवर्ड नहीं होगा, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड का जो प्रेशर होगा उसका ड्यू टू वेट होगा। तो वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज वर्टिकल, वेट इज ऑलवेज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। ओके, तो mg हमेशा डाउनवर्ड होता है ना। तो ये जो प्रेशर इसके वजह से आएगा मर्क्यूरी, क्योंकि प्रेशर तो मर्क्यूरी के टर्म में लेते हैं हम, तो प्रेशर मर्क्यूरी के टर्म में लेंगे तो 10 सेंटीमीटर ये आया। प्लस एयर का प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो दोनों का यूनिट सेम है तो हम ऐड कर देंगे, तो 86 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ जाएगा। इसका अंदर जो गैस है उसका प्रेशर। सही है कि नहीं।
हाँ, एयर का प्रेशर 76 है। ये तो यूनिवर्सल है। सी लेवल में लेना है, एज्यूम कर लो सी लेवल में 76 होता है, हम एज्यूम करेंगे, कैलकुलेशन सी लेवल से ही लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, दो चीज करेंगे। एक तो इसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे, ऐसे करके हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो मरकुरी रहेगा कहीं पे बीचों बीच, और इसको अपसाइड डाउन कर देंगे। तो अगर अपसाइड डाउन कर देंगे तो मरकुरी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो मरकुरी का प्रेशर डाउनवर्ड ही रहेगा ऐसे। एयर का प्रेशर अपवर्ड रहेगा, एयर का प्रेशर, मरकुरी का प्रेशर ड्यू टू वेट होता है डाउनवर्ड होगा, और इसका अंदर जो गैस होगा वो प्रेशर भी डाउनवर्ड होगा। अगर इधर गैस का प्रेशर डाउनवर्ड, मरकुरी का प्रेशर डाउनवर्ड, एयर का प्रेशर अपवर्ड, तो एयर दोनों को पुश करके रखा है, तो एयर दोनों को झेल रहा है। तो मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, एयर का प्रेशर प्लस एयर का प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो एयर का प्रेशर कितना है 76, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी कितना है -10, तो कितना होगा 66। तो प्रेशर ऑफ गैस होगा 66 mm ऑफ Hg, तो गैस का प्रेशर होगा 66 mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, सॉरी। सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे गैस का प्रेशर 66 होगा। यहाँ पे प्रेशर देखते हैं, यहाँ पे मर्क्यूरी का प्रेशर डाउनवर्ड होगा, एयर का प्रेशर इस साइड होगा हॉरिजॉन्टल, और गैस का प्रेशर हॉरिजॉन्टल होगा। ये अगर डाउनवर्ड होगा तो ये वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई किसी का ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल होगा, तो प्रेशर ऑफ द गैस यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर होगा, मतलब कितना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सही है, तो तीनों में प्रेशर मिल गया, हमें लेंथ चाहिए। ये हमारा L1 था और ये हमारा L2 था, हम लेंथ कैसे निकालें। तो यहाँ पे तो ये कहा गया कि ये बॉयल्स लॉ अप्लाई करो। क्यों अप्लाई करें, क्योंकि इसका अंदर जो गैस है, और जब, हाँ, तो इसका अंदर जो गैस है वो गैस क्या है, उसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर सेम है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, और गैस तो लीक नहीं हो रहा है ना, या कोई दूसरा गैस इसका अंदर हम इंसर्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो गैस का नंबर ऑफ मोल फिक्स्ड है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इसका प्रेशर कितना है 86 है, वॉल्यूम तो दिया नहीं है, कैसे करें, वॉल्यूम दिया तो नहीं है लेकिन लेंथ तो 40 दिया है ना, तो 40 दिया है, उसमें से देखते हैं कहीं वॉल्यूम आएगा। तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ट्यूब का एरिया यूनिफॉर्म ट्यूब है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, तो ए ले लेते हैं, इज इक्वल टू इसका प्रेशर कितना दिया 76 इंटू इसका लेंथ क्या है वो हमें चाहिए L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लो। तो दोनों में टेम्परेचर सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, ए कैंसिल, तो इसमें L1 आएगा 86 इंटू 40/76। समझ में आया सबको। अब इस केस में देखेंगे, इसको अपसाइड डाउन कर दो। हाँ, हाँ बोलो, ऐड हो जाएगा, वही सही है। फोर्थ में थर्ड में ऐड माइनस हो जाएगा। हाँ, तो इसको P1V1 इक्वल टू P3V3 कर दो इसका। तो P1 इसका कितना है, P1 है 86 इंटू 40 इंटू ए, इसका प्रेशर कितना हो गया 66 इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 40 इंटू इसका लेंथ तो चाहिए L3, तो ए कैंसिल हो गया। अरे ए कहाँ गया फिर,
ए होगा ना, सही है ना, ए कैंसिल होगा। तो L3 होगा इसका 86 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 66। तो ये दो चीज, ये आ गया, ये समझ में आया सबको। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग हॉरिजेंटली ले लेते हैं, नहीं इंक्लाइन लेते हैं, इंक्लाइन लेते हैं। इंक्लाइन लिए, मर्क्यूरी यहाँ पे रखे। मर्क्यूरी का प्रेशर हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो ये डाउनवर्ड ऐसे लेना है मर्क्यूरी, ये स्टेन है। तो ये इंक्लाइन जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो ये 10 cos 45 यहाँ होगा, यहाँ पे कंपोनेंट होगा 10 sin 45। तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस पर, इसका ऊपर आएगा, गैस का ऊपर। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, तो मर्क्यूरी का प्रेशर गैस का ऊपर गिरेगा। तो ये जो गिरेगा इसका कंपोनेंट पे गिरेगा, कंपोनेंट के टर्म में, वो है 10 sin 45 प्लस एयर का प्रेशर तो रहेगा ही 76। तो प्रेशर ऑफ द गैस 76 प्लस 10 इंटू 1/√2। तो 76 प्लस 10 इंटू 1/√2 हो गया 5√2। ओके, तो ये हो गया प्रेशर ऑफ द गैस। समझ में आया कि नहीं? जैसे फिजिक्स में करते हो ना, फिजिक्स में तो लॉज ऑफ मोशन, रिजिड बॉडी डायग्राम, ओके, तो उसमें ऐसे कंपोनेंट बहुत करते हो नहीं, पुली का न्यूमेरिकल्स, और कोई फ्रिक्शन में, कोई इंक्लाइन प्लेन में वो स्लाइडिंग कर रहा है कि नहीं? तो ऐसे करते हो ना, इस टाइप का ये जो फोर्स है, इसका वर्टिकल फोर्स हमें लेना है। तो 10 sin 45 लेना है। तो 10 sin 45 यहाँ पे पड़ेगा इसका ऊपर, तो इसको ऐड कर देना है, इतना लेना है प्रेशर। तो इतना प्रेशर लेंगे तो फिर उसका लेंथ निकाल दो, कर सक। हाँ, मर्क्यूरी का प्रेशर होगा। हाँ, ये डाउनवर्ड होगा ना ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, मैंने उल्टा कर दिया। ये mg होगा डाउनवर्ड, ये अगर mg होगा तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, 10 sin 45 हो रहा है ना। ये mg है, अच्छा, ये mg है। अब हम लोग का ये एंगल 45 था, हमें ये फोर्स निकालना है, नहीं ऐसा है ना, ये mg है। ये क्या होगा अगर, हाँ नहीं, ये तो फिजिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा डायरेक्शन, फिजिक्स का डायमेंशन भूल गया। तो ये आंसर सही है ना, बोलो। प्रेशर ठीक है, तो प्रेशर ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, P1V1 इज इक्वल टू P4V4 लगा दो। तो P1 कितना था इसका, पहले P1 था 86 इंटू V1 कितना था 40 इंटू ए। P4 हो गया 76 प्लस 5√2,
ये हो गया V4 कितना होगा A इंटू L4, तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ से L4 निकल जाएगा और अपसाइड डाउन में उसका प्रेशर हो जाएगा 76 माइनस 5√2। फिर कर लोगे ना? हाँ, कौन सा कंपोनेंट? L4 साइन कंपोनेंट तो करे ना। हाँ हाँ, तो ये तो हम लोग लिए ना उसका टोटल प्रेशर मर। हाँ, तो ये इसी डायरेक्शन ऐसे लेना पड़ेगा, रुक जा 1 मिनट, ये लेना पड़ेगा। रुक जा, एक बार 1 मिनट, 1 मिनट। तो 10√2 होगा क्या? 10√2 होगा क्या फिर? मैंने 10/sin45। √2 L4 होगा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। हाँ, लेंथ ऑफ कॉलम L4 ही होगा। L4 ही होगा, L4 ही होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें फिजिक्स थोड़ा अप्लाई करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सब फिजिक्स का है। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर दोनों में कॉमन है। तो ठीक है, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट?